Freedom is not just the right to live, it is the right to live with dignity. Without freedom of speech, movement, and personal liberty, democracy becomes only a word on paper. So, today we will understand why freedom is the backbone of Indian democracy. Hello, everyone, welcome back. Welcome to part 47 of our Indian Polity Lecture Series and part 6 of Fundamental Rights. सो इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं हम आर्टिकल नंबर 19 को। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 को देखेंगे, जिसके तहत 6 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और उसके बाद फिर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। सो बेसिकली हमारा तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बारे में जो रिस्ट्रिक्शन बताया गया है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में उसे देखेंगे। उसके बाद फिर हम आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी देखेंगे। उसके बाद फिर हम आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 3 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 3 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था तब ओरिजिनली आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 के तहत 7 फ्रीडम्स दिए गए थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए थे रिगार्डिंग फ्रीडम। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ, उसके द्वारा क्या किया गया कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ उसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये जो आर्टिकल था ये बात करता था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी का। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट के रूप में था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। तो इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया। ओके, सो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ अब आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की बात करता था एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, इसलिए ये चीज यहाँ पे अब आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में कितने राइट्स हो गए? तो 6 राइट्स हो गए। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट स्टेट एक्शंस ओनली, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी स्टेट के दायरे में जो भी चीजें आती है उनके द्वारा अगर आपका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो पहुंच सकते हो। बट अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आर्टिकल नंबर 19 का आपका हनन करता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जा सकते हो। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने इन चीज़ों का हनन किया है तो वो लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको उस केस को डील करना होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये अवेलेबल हैं ओनली टू सिटीजन्स। ओके, जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं को ये राइट्स दिए गए हैं। एलियन सिटीजन्स, फॉरेनर्स को ये नहीं मिलता है और लीगल पर्सन जो है लाइक कॉरपोरेशंस उनको भी ये अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में वो आर्टिकल नंबर 19 को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको याद रखना है कि जब नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली वार और एक्सटर्नल एग्रेशन डिक्लेयर किया गया हो तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो छिन जाता है सारे सिटीजन से। यानी इंडिया के ऊपर किसी ने वार कर दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, इंडिया अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ वार में इन्वॉल्व है तो उस समय आप आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर किया गया है तो आपका ये फंडामेंटल राइट आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा जब तक वो सिचुएशन बना हुआ है, जब तक वो वार सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर हम एब्सोल्यूट फॉर्म में किसी को प्रोवाइड करें तो वो एब्सोल्यूट फॉर्म में अगर अपना फंडामेंटल राइट का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा तो वो किसी ना किसी का, दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन कर देगा। इसलिए हम देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रखे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाकर कोशिश करता है कि बैलेंस बना के रखा जा सके बिटवीन इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, सोशल मोरालिटी। ओके, सो हम एक चीज और देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको मेंशन कर दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 टू आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 6, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको लिखा नहीं गया है। इंस्टेड ऑफ दैट वहां पे क्या होता है कि जब भी कोर्ट में कोई केस ओरिजिनेट होता है, उस केस के जजमेंट में डिफाइन किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिगार्डिंग रीजनेबल restrictions in India and in America. देन आर्टिकल नंबर 19 के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्टेट के ऊपर लिमिट पुट करते हैं, स्टेट की पावर को ये लिमिटेड कर देते हैं। एंड रिस्ट्रिक्शंस जो डाले गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, वो रैंडम रैकलेस तरीके से नहीं पुट किए जा सकते हैं। यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस डाले जाएंगे उनका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ क्यों ये डाला जा रहा है, और अगर वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। देन अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, बाय पिक्चरिंग और बाय एनी अदर मैनर। यानी आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भी इंडिया का सिटीजन है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने व्यूज को, व्यू यानी विचार, दृष्टिकोण, अपने ओपिनियन को, ओपिनियन यानी राय, अपने बिलीफ को यानी अपने विश्वास को, एंड अपने कन्विक्शन को, कन्विक्शन क्या मतलब क्या हो जाता है, कन्विक्शन का मतलब हो जाता है फर्म ओपिनियन। इन सारी चीजों को वो बोलकर, लिखकर, प्रिंट करके या पिक्चर के थ्रू या किसी और मैनर से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है इंडिया के सिटीजन्स का। ठीक है, तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है और आप इन इन तरीकों से अपनी बातों को अभिव्यक्त, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में ये कहा है कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, और वो कौन कौन सी है, तो राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। यानी जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रोपगेट कर सकते हैं या फिर किसी और की बातों को भी वो प्रोपगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है, सिटीजन है इंडिया का, वो स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो वो उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में बात करके दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी आता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई क्लॉज या आर्टिकल जो है वो नहीं डाला गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, यानी कोई कंपनी चला रहा है तो वो अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट जो है या अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रिंट करवा सकता है, एडवर्टीजमेंट जो है वो करवा सकता है, बट वो सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देने चाहिए। ठीक है, देन राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, यानी किसी का फोन जो है बिना वजह का, बिना मतलब का कोई टैप नहीं कर सकता है। अगर टैपिंग हो रही है तो वो फंडामेंटल राइट का हनन है और उसको लेकर आप केस जो है कर सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच सकते हैं। देन राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू टेलीकास्ट में कहा गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली नहीं रखेगी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके वजह से ही हम देखते हैं कि प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ सरकारी चैनल्स ही चलेंगे। ठीक, देन राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन ने बंद डिक्लेयर किया है तो जरूरी नहीं है कि आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो आपको भी दुकान बंद रखनी है। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे अपनी दुकान जो है वो खुली रखनी है तो आप खुली रख सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बट जनरली होता क्या है कि डर की वजह से लोग जो हैं वो दुकानें बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये भी आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ही इंक्लूड होता है, और हम देखते हैं कि आरटीआई जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और हमें ये अधिकार है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को हम जान सकें। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस,
आपको बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो मिलती है आर्टिकल 19 से, साथ ही साथ आपको चुप रहने का भी अधिकार मिलता है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। देन राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जो न्यूज़पेपर प्रिंट किए जा रहे हैं उसके लिए हर एक स्टेप पे न्यूज़पेपर एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगी कि हाँ, हम ये चीज़ जो है प्रिंट करने वाले हैं, क्या ये चीज़ सही है और आप इस चीज़ को अलाउ करोगे? ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। न्यूज़पेपर जो हैं वो खबरों को छाप सकते हैं और उसके लिए उनको कोई पहले से ही परमिशन जो है हर स्टेप पे नहीं लेनी है कि मैं ये खबर छाप सकता हूँ कि नहीं छाप सकता हूँ। ये आज़ादी जो है वो न्यूज़पेपर्स को मिली है, बट उनको ध्यान रखना है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, देश की नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके खबरों की वजह से खराब ना हो, ठीक है। देन राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप पिकेटिंग जो है वो कर सकते हो, बट स्ट्राइक पे जाने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको याद रखना है। देन फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। आप झंडा जब फहरा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी देशभक्ति की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में रखा गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब कोई वोटर वोट डालता है तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है बाय कास्टिंग हिज और हर वोट, तो ये भी आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही इंक्लूड होगा। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो राइट टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट टू लिसन भी होल्ड करता है, यानी आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, साथ ही साथ आपको चुप रहने का भी अधिकार है और न सुनने का भी अधिकार है। ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। देन आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो भी बातें कही गई है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि बताए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसके वजह से सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो आपका वो अधिकार जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो छीना जाएगा, या फिर देश की सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बातों की वजह से, आपकी अभिव्यक्ति की वजह से, तो आपका वो फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाएगा। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। उसी प्रकार से आप कोई बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं जिसकी वजह से फ्रेंडली नेशन के साथ, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो खराब होने की आशंका उठ रही है, तो आपकी वो आज़ादी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आपसे छीन लिया जाएगा। देन आप अगर कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं, अपनी बातें इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है खराब होने की स्थिति बन रही है, तो आपका वो अधिकार छीना जाएगा। मॉरलिटी ऑफ द सोसाइटी अगर खराब हो रही है आपकी बातों की वजह से, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, तो आपका ये अधिकार आपसे छीना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं अपनी बातों की वजह से, तो भी आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। आप किसी का डिफेमेशन कर रहे हैं, यानी किसी के चरित्र का चीरहरण अगर आप कर रहे हैं अपनी बातों से, अपनी अभिव्यक्ति से, तो भी आपका ये फंडामेंटल राइट जो है वो छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसा लगता है कि किसी ने कोई अपनी बात व्यक्त की किसी भी फॉर्म में, ओरली या फिर रिटन रूप में या फिर मीडिया में आकर या फिर पिक्चर्स के थ्रू या फिर किसी और तरीके से, जिसके वजह से लग रहा है कि आगे कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है, ऑफेंस जो है हो सकता है, तो वैसे केस में भी आपका वो फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डाले जा सकते हैं, और आपकी बातों से अगर इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ेगा तो आप अपना फंडामेंटल राइट जो है फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है प्रेस को। हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को प्रिविलेज मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वही प्रोविजंस, वही प्रिविलेज जो है वो प्रेस को मिला हुआ है। कोई अदर स्पेशल प्रिविलेज जो है प्रेस को नहीं दिया गया है। एंड प्रेस के पास इम्यूनिटी नहीं है फ्रॉम टैक्सेशन, यानी ऐसा नहीं है कि प्रेस चल रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। एंड प्रेस के ऊपर भी वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सिटीजन्स के ऊपर हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है।
एंड स्टेट जो है उसके ऊपर लिमिट पुट किया गया है कि स्टेट जो है वो सर्कुलेशन ऑफ प्रेस जो है यानी न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन, मैगजीन्स का सर्कुलेशन उसको कटल नहीं कर सकती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वो लिमिट नहीं कर सकती है, उसके ऊपर एक्सेस बर्डन जो है नहीं डाल सकती है, एंड साथ ही साथ जानबूझ के टैक्स जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन या आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस स्टेट के ऊपर डाले गए हैं रिगार्डिंग प्रेस, ताकि प्रेस जो है वो अपनी आज़ादी को सही तरीके से यूज कर पाए। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिगार्डिंग एक केस ओरिजिनेट हुआ था। उस केस का नाम क्या था? रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। सो इस केस में क्या हुआ, तो जो मद्रास की स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्रॉस रोड जो जनरल था उसके सर्कुलेशन को बैन कर दिया, और मद्रास की गवर्नमेंट ने कहा कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के तहत हम क्रॉस रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्कुलेशन है, उसको बैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मद्रास की गवर्नमेंट ने ग्राउंड क्या बताया? पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्यों हो गया? क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है यहाँ पे। एंड आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 जो था उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर जो है वो ग्राउंड नहीं मेंशन किया गया था पहले, जब ओरिजिनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। और ये 1950s की हम बात कर रहे हैं, उस समय जब ये केस ओरिजिनेट हुआ उस समय तक पब्लिक ऑर्डर जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूडेड नहीं था। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन को, और पब्लिक ऑर्डर जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ये केस चल रहा था उस समय तक आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसको ग्राउंड बना के रिस्ट्रिक्शन जो है, लिमिटेशन जो है वो न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन, मैगजीन्स के सर्कुलेशन पे डाला जा सकता था, यूज किया जा सकता था। बट जब ये केस चल रहा था उस समय तक ये जो पब्लिक ऑर्डर है वो वर्ड था ही नहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1, और इसलिए हम इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन करते हैं। ये जो बैन लगाया गया है ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है। और इस केस के बाद फिर क्या ओरिजिनेट हुआ? स्पेशल स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जो है वो प्रेस फ्रीडम को मिल जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब होता है उसके द्वारा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में पब्लिक ऑर्डर को भी ग्राउंड जो है बना दिया जाता है। ओके, एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। पब्लिक ऑर्डर जो है वो कब लाया गया? अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ग्राउंड बना के फॉर लिमिटिंग और फॉर पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद डाला गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी इस आर्टिकल के तहत आप पीसफुली बिना किसी हथियार के कहीं भी असेंबल हो सकते हो, आप पब्लिक मीटिंग जो है कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप प्रोसेशन कर सकते हो। प्रोसेशन का मतलब क्या हो जाता है? सो प्रोसेशन का मतलब हो जाता है अ ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग फॉरवर्ड इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजुअली फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस। तो आपको ये अधिकार है कि अगर आप शांतिपूर्वक कोई चीज करना चाहते हो, बिना आर्म के, बिना हथियार के जमा होना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। बट आपको याद रखना है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब न हो, सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट न पड़े। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो ही ये आपका फंडामेंटल राइट है, अदरवाइज ये आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3। सो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 क्या रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं? तो कहा गया है कि जनता जो है, सिटीजन जो है, उनको अधिकार है कि वो असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, बट
दैट शुड बी विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के वो पीसफुली जमा हो सकते हैं। एंड स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है ऑन दिस राइट अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है या पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब होने वाला है। कंडीशन क्या है इस राइट को अगर आपको यूज करना है? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। तो जो मीटिंग है, जो भी आप चीजें कर रहे हैं वो पीसफुल होनी चाहिए, वो अनआर्म्ड होनी चाहिए एंड पब्लिक लैंड के ऊपर आपको वो चीजें जो हैं वो करनी होंगी। देन आता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सो इसके तहत कहा गया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी आपको कहता है कि आप यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ये जनता का अधिकार है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी अधिकार मिल जाता है, कंपनीज बनाने का अधिकार मिल जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म्स आप बना सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, ट्रेड यूनियंस बना सकते हो। बट अगेन आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जो बताए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4। और कहा गया है कि ये चीजें आप तभी कर सकते हो जब सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को कोई खतरा ना हो, पब्लिक ऑर्डर जो है उसको कोई खतरा ना हो, मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वो खराब ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा क्लब बना रहे हो जिसके अंदर लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि दिन भर नशे में चूर रहो। तो वैसा क्लब अगर आप बनाओगे, वैसा ऑर्गेनाइजेशन आप बनाओगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वहां से खराब होती हुई नजर आएगी। ठीक है। अगर आपका जो एसोसिएशन है वो नेशनल यूनिटी को खतरा है, प्रोमोट करता है वायलेंस को, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, इनकरेज करता है इमोरल एक्टिविटीज को, तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है। ये राइट जो है आपका छीना जा सकता है। देन जो मेंबर्स होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एंड जो सिविलियंस काम करते हैं अंडर आर्म फोर्सेस वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं बट सर्विस रूल्स फॉलो करते हुए। एंड कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका फंडामेंटल राइट नहीं होता है राइट टू स्ट्राइक। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। देन आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ये आर्टिकल क्या बात करता है? ये आर्टिकल कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आप भारत के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो। और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत जो बातें कही गई है उससे रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5। और कहा गया है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर सरकार को लगेगा, स्टेट को लगेगा, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट किए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के रिस्पेक्ट में लिमिटेशन जो है इस आर्टिकल पे डाले जा सकते हैं। आपका फ्री मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड एंट्री इनटू ट्राइबल एरिया जो है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम एंड टू सेफगार्ड द ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज पीपल। ठीक है, ट्राइबल एरिया में आप घुस के कोई ऐसी गतिविधि न करो जिससे उनका जो इकोसिस्टम है वो खराब हो। उसके बेसिस पे आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ एंड मोरल्स को ध्यान में रखते हुए। देन एड्स अफेक्टेड कोई पर्सन है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जाएगा। रैंडम रैकलेस तरीके से कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं डाला जा सकता है। सर्टेन एरियाज में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको भी रोका जा सकता है, उनके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार कोई छोटी मोटी चीज़ें, क्राइम जो है वो करते रहते हैं, चोरी चकारी जो है करते रहते हैं। तो इसके लिए गुंडा एक्ट जो है वो लाया गया है। एंड गुंडा एक्ट के द्वारा ऐसे जो लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो बार बार किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और चीज़ों को ख़राब करते हैं या फिर चोरी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जा सकता है। तो जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। देन आता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, जो कि बात करता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
यानी आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके टेम्पररी वे में रह सकते हो या फिर परमानेंट वे में वहाँ पे रिजाइड कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। एंड इस आर्टिकल को प्रोवाइड करने का मकसद क्या है, ये फंडामेंटल राइट के रूप में देने का मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि इंटरनल बैरियर्स जो हैं जनता के बीच में वो न रहें एंड नेशनलिज्म की जो भावना है वो प्रमोट होके रहे। इसलिए ये आर्टिकल जो है वो डाला गया है एंड जो नैरो माइंडेडनेस है उसे हटाया जा सके, उसे अवॉइड किया जा सके। क्योंकि जब लोग जानेंगे कि हाँ उनका देश कितना बड़ा है और उनको हर जगह पे वही देश की फीलिंग जो है मिलेगी, तो नेशनलिज्म की भावना जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए ये आर्टिकल जो है वो डाला गया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अधिकार दे दिया गया है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में किसी भी टेरिटरी में जाके रिजाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो और आप जाके जो डिफेंस एरिया था वहाँ पे जाके घर बना के रहना शुरू हो गए, या फिर कोई शेड्यूल एरिया है वहाँ पे आप घर जाके बना के रहना शुरू कर दिए, रेलवे का कोई एरिया था वहाँ पे आप जाके सेटल हो गए और कह रहे हो कि नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ई। तो जी ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डाले गए हैं और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 5 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई दोनों के ऊपर सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं जो कि कहा गया है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में। और उसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया जाएगा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर चीज़ें सही होंगी तो ही आप वहाँ पे रिजाइड कर सकते हो, आप वहाँ पे रह सकते हो, अदरवाइज आपको रोका जाएगा। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि आप चीज़ों को खराब ना करें। देन आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ उसे हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटाया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटाया गया एंड 4+4 क्या होता है? 8 होता है। इसलिए ये कौन से ईयर में आया था? 1978 में। ओके। देन आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। यानी ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो आप कर सकते हो, कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हो। पर क्या आप फिर इस चीज को फंडामेंटल राइट के रूप में यूज करके इलीगल वे में हथियार बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हो? तो जी नहीं, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसी आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग लिवलीहुड को। और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर जो बातें कही गई है उससे रिगार्डिंग लिमिटेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6। और यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप दवाई बनाने की फैक्ट्री डालना चाहते हो, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या आप बिना लाइसेंस के कर सकते हो? क्या आप ड्रग बना सकते हो? तो जी नहीं, तो प्रॉपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाएंगे। देन हेल्थ रेगुलेशन, आपने फूड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अगर वो हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है तो सरकार आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाल सकती है। साथ ही साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपको शौक है कि आप डॉक्टर जो है वो बनो, तो क्या आप बिना एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर जो है बन जाओगे? तो जी नहीं, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी भी ज़रूरत है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है डाला जाएगा, आप इस फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, स्टेट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है प्रॉपर क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन। मेडिकल डिग्री चाहिए होगी अगर आपको डॉक्टर बनना है, लॉ की डिग्री चाहिए होगी अगर आपको एडवोकेट का प्रोफेशन अपनाना है।
ठीक है, तो मनमाने तरीके से आप किसी भी चीज को अपना के उसको अपना प्रोफेशन नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। देन स्टेट जो है वो मोनोपोली चला सकती है। स्टेट कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर सर्विस को एक्सक्लूड कर सकती है सिटीजन से और कह सकती है कि इस चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का अधिकार है। पार्शियल या फिर कंप्लीट मोनोपोली जो है स्टेट ले सकती है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि लीकर मोनोपोली जो है वो सरकार अपने पास रखती है। हो सकता है कि पार्शियल रखे या पूरी तरीके से मोनोपोली अपने पास रखे। देन पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट मोनोपोली जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है। कह सकती है कि पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है वो टोटली गवर्नमेंट के, स्टेट के अंडर में होगा। ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल नंबर 19। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।